तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 9वां दिन होगा। इससे पहले मैं हिंदी का 8 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है गांव का घर, जो लिखा गया हुआ है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि एक चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में एक चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है, सारांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है। तो तीनों चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम लोग शुरू करेंगे पहले सारांश से। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे अच्छे से पढ़ सके, याद कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है गांव का घर जो चैप्टर है, जो पोइट्री सेक्शन से है और पोइट्री सेक्शन का ये पहला चैप्टर होगा। इससे पहले जो 8 पार्ट का जो वीडियो अपलोड हुआ वो आठों प्रोज सेक्शन से था। तो सबसे पहले हम लोग गांव का घर जो है इसके समरी को समझेंगे, सारांश को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता आधुनिक हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव, जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है, को बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। ये जो चैप्टर है गांव का घर, इसको लिखने वाले कौन है? ज्ञानेंद्र पति है, जो आधुनिक हिंदी कवि है कि नहीं, आधुनिक हिंदी कवि है, इन्होंने लिखा है। और इस कविता में गांव का घर, जो इस कविता में जो ग्रामीण इलाका है, जो गांव घर का जो इलाका है और उसमें जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, और यहाँ पे पोएट ये कह रहे, कवि ये कह रहे, वो जो बदलाव आया है ना, वो अच्छा बदलाव नहीं है, सकारात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि नकारात्मक है, नेगेटिव है। उन चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि गांव का घर बांस, बल्ले और मिट्टी से बना हुआ होता है। बात बिल्कुल सही है। ग्रामीण इलाके में जाइएगा, गांव घर के इलाके में जाइएगा तो अक्सर घर जो आपको देखने को मिलेगा वो बांस बल्ले का ही देखने को मिलेगा। और बांस बल्ले के साथ साथ वो मिट्टी का बना हुआ होता है। जो दीवार होता है उसमें बांस बल्ला तो लगाया हुआ रहता है और साथ में उसको मिट्टी से अच्छे से लीप दिया जाता है। उस घर से हम जुड़े रहते हैं। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खांसकर आवाज़ देते हैं। और हमेशा लोग जो उस घर से बहुत प्यार करते हैं, घर से जुड़े हुए होते हैं। और घर का रीति रिवाज कुछ इस तरह से होता है कि घर के अंदर जब भी कोई बुजुर्ग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो वो चौखट पे ही जो ना खास करके आवाज़ देते हैं, ताकि घर में जो भी लोग हैं वो अपना साइड हो जाए, जो भी बहू हो, बेटी हो, वो साइड हो जाए। लेकिन ये आवाज़ खास करके वो लगाते थे। बुजुर्ग के खड़ाओं की आवाज़ से सभी सटक जाते थे। और जैसे ही वो आते थे अंदर, जो बुजुर्ग लोग होते तो उसका जो खड़ाऊ होता, खड़ाऊ आप लोग जानते होंगे, एक चप्पल आता है जो इसका लकड़ी का जो बना हुआ होता है, खड़ाऊ है कि नहीं, उसमें पूरा तरफ से फीता वगैरह नहीं लगा हुआ होता, पूरा लकड़ी का ही वो चप्पल बना हुआ होता है, उसको खड़ाऊ कहते हैं। और जब भी चलते हैं लोग उसको पहन करके, खड़ाऊ को पहन करके, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो बुजुर्गों की खड़ाऊ की आवाज़ से सभी सटक जाते थे। तो जैसे ही कोई बुजुर्ग घर की तरफ आते तो उसके खड़ाऊ की आवाज़ आती थी, चलने की आवाज़, वो चप्पल की आवाज़ आती थी। तो ऐसे घर में जो भी मेंबर होते, जो भी बहू बेटियां होती, सब सटक जाते थे, साइड हो जाते थे एक ही नहीं, ताकि वो बुजुर्ग घर के अंदर आ सके। चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे। वहाँ कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता था। वे किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे। अभिभावक की उंगलियां के इशारे पर ही सारा घर नाचता था। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोई भी बुजुर्ग आते घर के अंदर, या कोई भी जो गार्जियन हो, कि नहीं, अभिभावक जो हो, जब घर के अंदर वो आते थे ना, तो घर में तो पर्दा नहीं लगा हुआ होता था, बिना पर्दे का घर होता। लेकिन वो जो है दरवाजे पे आने के बाद खड़े हो जाते थे ताकि घर के जो भी मेंबर हो साइड हो जाए। और वो एक अदृश्य पर्दा होता था, रुक जाते थे, एक नहीं, घर में जो भी है बहू बेटी काम कर रही है वो साइड हो जाए, वो एक अदृश्य पर्दा होता था। लेकिन आज शायद ये सारी परंपराएं जो है सो ख़त्म हो चुकी है।
और पूरा घर जो है ना, वो जो अभिभावक होते, जो घर के जो हेड होते, मुखिया होते, उसी के घर पे, उसी के इशारे पे पूरा घर जो सो नाचता था। सारे काम काज होते थे शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर के चौखट होते थे। चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। दूध वाले ने कितने दिन दूध दिए उसके निशान लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे कि जो घर के अभिभावक होते उसी के इशारे पे पूरा घर नाचता, वो जो कहते वही काम काज होता। और घर का जो संघ के चिन्ह की तरह घर, गांव के घर के चौखट होते हैं। और घर का जो चौखट होता है, जिस तरह से आप लोग देखते हैं आजकल के जो चौखट होते हैं, तो चौखट भी जो होता है ना, तो वो शंख के आकार का होता है, शंख के चिन्ह का होता है। और उसी के बगल में जो है ना, गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। गेरू हम लोग कहते हैं जो मिट्टी और गोबर का जो मिश्रण होता हो, तो उससे दीवारें जो है सो निपी हुई रहती थी, पुती हुई रहती थी। और जब दूध वाला आता था दूध देने के लिए, तो उसी दीवार पे वो निशान लगा देता कि वो कितना दिन जो है सो अभी तक दूध दिया है। बचपन में कवि ने यह सारा दृश्य देखा था, और ये सारा दृश्य कवि जो है सो बचपन में देखा था। गांव का अब वह घर अब अपनी गांव का वह घर अब अपनी शक्ल बदल चुका है। अब लगता है अपना गांव है ही नहीं, पंचायती राज का शासन आया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये सारा दृश्य जब भी देखते देखे थे आप लोग पीछे चैप्टर में, वो कवि जो है ये सारा दृश्य बचपन में देखते हैं, लेकिन अब वो कवि कहते हैं कि अब लगता ही नहीं है कि अपना गांव है। ये सारा दृश्य जो है सो बदल चुका है, पंचायती राज का शासन जो है सो आ चुका है। पंचों की ईमानदारी अब नहीं रही। जो पहले पंच बैठते थे, लोग इकट्ठे होते थे, वो फैसला सुनाते थे और उसके अंदर ईमानदारी देखी जाती थी। ये नहीं देखते थे कि भाई सामने वाला दुश्मन है या दोस्त है, नहीं, जो पंच बनता था वो सिर्फ और सिर्फ फैसला देखता था, न्याय को देखता था, भाई गुनाह कौन किया है, और वो पक्ष में जो है सो फैसला सुनाया जाता था। तो कह रहे ये ईमानदारी अब जो सो खत्म हो चुकी है। वे पंच परमेश्वर नहीं रहे। वो जो पंच परमेश्वर होता था, जो लोग पंच को परमेश्वर कहते थे, यानी कि जो पंच बोलता है ना, वो पंच अपनी बात नहीं बल्कि खुदा की, परमेश्वर की बात बोलता है, वो अब परमेश्वर नहीं रहा। गाँव की घरों में बिजली बत्ती लग गई है और बल्ब की रोशनी रहने की जगह बुझी रहती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे, गांव में बिजली तो लग गई है, लेकिन नाइट में जब लोग सोने के लिए जाते हैं तो बल्ब की रोशनी को जले रहने की वजह से बुझा देते हैं। लेकिन ये सब की आदत हो गई कि नहीं, अंधेरे में सोना है, तो जो बल्ब होता है उसको बुझा देते हैं। बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग करते हैं। अब जब बेटों की शादी होती तो वहाँ पे टेलीविज़न की मांग करते हैं, दूरदर्शन की मांग करते हैं। लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है। और लालटेन जो है सब इसका तो यूज़ होता नहीं है, उसको जो है सो खूंटी पे लटका दिए हैं। रातें अब उजाले अधिक अंधेरे ही उगलती है। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र बजते दिखाई सुनाई पड़ते हैं। और अब वक्त आ चुका है ऑर्केस्ट्रा का। कहीं दूर जो है सो रोशनी चमक रही है और वहाँ से ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ आ रही है। आवाज़ उन वाद्य यंत्र की टिक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी भी झिलमिल दिखाई पड़ती है। लोकगीत विरहा होरी चैता अल्लाह अब नहीं सुनाई पड़ते। अब ऑर्केस्ट्रा आ चुका है, ये सारी गीत जो है, लोकगीत विरहा होरी चैता, ये सारी खत्म हो चुकी है। अब उसका स्थान जो है सो ये ऑर्केस्ट्रा जो है सो ले चुका है। सर्कस का प्रकाश जो गांव वाले को लवरात्रि में भेजता था, अब नहीं पड़ता है। लगता है सर्कस कब का कब मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। यानी कि अब सर्कस भी नहीं लगता है। पहले सर्कस लगता था, हो हल्ला होता था, हर तरफ खबरें जाती थी, लेकिन यहाँ पे कवि कह रहे कि अब सर्कस भी नहीं लगता है। लगता कब का वो मर चुका है, हाथी के दांत कब के गिर चुके हैं। सर्कस कब का मर चुका है, ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। एक अन गाया शोर गीत कवि की जन्म भूमि में भटकता है। सब कुछ बदल गया है। अब शहर खींचता है, अदालतें अस्पताल बुलाते हैं और गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। तो ये सारा गांव में किस तरह से बदलाव हुआ, पहले कैसा गांव था, इन सारी चीज़ों को कवि बहुत ही अच्छे ढंग से अपने चैप्टर गांव के घर में बताते हैं। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? तो जो बुजुर्ग होते थे उनको जैसो खास करके आना पड़ता था, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गांव में जो अब जो धुन नहीं सुनाई पड़ती है वो लोकगीत की जो है सो धुन नहीं सुनाई पड़ती। जो पहले लोकगीत हुआ हुआ करता था, वो सारा लोकगीत जो है सब
खत्म हो चुका है। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो ये जो है सो पटना विश्वविद्यालय से किए हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हैं, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। टीवी किसके दहेज में आया था? तो ये टीवी जो है ना बिटौवा के दहेज में जो है सो आया था, सही आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर जो है सो खो गया है। जो पंच परमेश्वर पहले हुआ करता था वो पंच परमेश्वर अब देखने को नहीं मिलता है। कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? तो भाल पर जो है ना दुग्ध तिलक जो है सो लगा था, सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण किया था? तो ये जो है सो पहली बार अंग्रेजी में किया था, सही आंसर डी हो जाएगा। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो ये जो है सो 2006 में, सही आंसर बी हो जाएगा। संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो ये भी 2006 में ही जो सो मिला था, सही आंसर सी होगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये जो है सो कारा अधिकारी थे, जो कैदी वगैरह को संभालते हो, इधर से उधर लेकर के जाना, तो कारा अधिकारी थे, सही आंसर सी हो जाएगा। कवि का निवास किस नगर में है? तो वाराणसी में है, सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ ज्ञानेंद्र पति का है? तो ये इसमें जो है आपको आंख हाथ बनते हुए, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन हैं? तो ये सभी इनकी पुस्तकें हैं, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई है? यानी कि जो चैप्टर है गांव का घर, ये किस किताब से लिया गया हुआ है? तो संशयात्मक से लिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी कि बी हो जाएगा। कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो है ना परथागामा गोड्डा झारखंड में जो है सो हुआ था, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? सारला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे है, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़ किस पार्ट से लिया गया है? तो ये गांव का घर से लिया गया हुआ, सही आंसर सी हो जाएगा। ये भी लाइन जो है सो गांव का घर का है। गांव के घर के कवि कौन है? तो गांव के घर के कवि जो है सो ज्ञानेंद्र पति है, सही आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो सारी चीज़ें आपको मैं सारांश में बता ही चुका हूँ। एक बार आप लोग जो है सो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप समरी में जो पढ़े ना वही चीज़ें यहाँ पे जो है सो दिया गया हुआ सारे चीज़ें जो है। तो 6 क्वेश्चन आंसर है, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप लोग इसे पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।